My name is Shivani Azad and today we'll start with a new topic that is geometry of pre-RMO and NMTC 9th-10th. ठीक है, सो आज की क्लास में हम उन क्वेश्चन से डील करेंगे जो कि लाइन्स एंड एंगल्स और ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड होंगे. ठीक है, तो आज की ज्योमेट्री का जो फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट लेक्चर है, वो लाइन्स एंड एंगल्स एंड ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज से डील करेगा. ठीक है, ऑलराइट. अब इस क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले एक बात ये है कि प्री आरएमओ में कभी भी आपको डायग्राम गिवन नहीं होते. आपको क्वेश्चन गिवन होगा, आपको डायग्राम खुद बनाना पड़ता है. सो अगर आप ज्योमेट्री से डील कर रहे हैं सो मेक श्योर कि आपका डायग्राम परफेक्ट हो. ठीक है, एक तो क्लमजी ना हो और दूसरा टू द पॉइंट हो. जो पॉइंट यहाँ पे मेंशन्ड है वो सारे कवर अप होने चाहिए. अदरवाइज अगर डायग्राम ही गलत बनेगा तो क्वेश्चन आपका गलत होना लाजमी है. राइट. सो सबसे फर्स्ट चीज़ कि क्वेश्चन पढ़ो, डायग्राम प्रॉपर होना चाहिए और बड़ा बनाओ. डायग्राम जितना बड़ा बनाओगे उतना आपका विजुअलाइजेशन क्लियर होगा. राइट. सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से. सो इन ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल है हमारा ए बी सी. तो लेट अस ड्रॉ अ ट्राइंगल ए बी सी ओवर हियर. राइट. ए बी सी. ऑलराइट, एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया बड़ा सा ए बी सी. ठीक है, अब वी हैव ए सी इक्वल टू बी सी. हमारे पास में क्या है, ए सी इक्वल टू बी सी है. ठीक है, अब अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूँगी तो ये तो स्लांट बन गया और मेरा विजुअलाइजेशन ऐसे क्लियर होगा नहीं. ए सी इक्वल टू बी सी तो पूरा ट्राइंगल ही मेरा उल्टा बनता हुआ जाएगा. राइट. तो हम क्या करते हैं, इसका थोड़ा सा नेमिंग चेंज कर देते हैं. तो नेमिंग चेंज करके अपन क्या करते हैं कि ए सी इक्वल टू बी सी है ना, तो सी को यहाँ रखते हैं, ए को यहाँ, बी को यहाँ, सो दैट अपना ट्राइंगल ना सीधा बने. ठीक है, सीधा बनता है ना तो कहीं ना कहीं अपन को अब विजुअलाइजेशन में दिक्कत नहीं आती. तो ए सी इक्वल टू बी सी है. ठीक है, और ये भी 7 है और ये भी 7 है. मार्किंग प्रॉपर रखनी है अपन को. देन ए बी इक्वल टू 2 है, तो ए बी इक्वल टू 2 हो गया, यहाँ मार्क कर दिया. ठीक है, अब क्या कह रहा है, सपोज दैट डी इज़ अ पॉइंट ऑन द लाइन ए बी. तो ज़रूरी नहीं कि डी, अगर यहाँ पे लिखा हुआ इज़ अ पॉइंट ऑन लाइन ए बी तो ए बी के बीच में ही हो. ठीक है, तो अब बी से मार्क नहीं करना कि डी अच्छा ए बी के लाइन के ऊपर है तो डी यहाँ पे मार्क कर दिया. नहीं, कंप्लीट क्वेश्चन पहले पढ़ो फिर उसके बाद में बात करेंगे. ठीक है, सो सपोज दैट द लाइन डी इज ऑन द लाइन ए बी, मतलब ठीक है ए बी पे कहीं डी है, सच दैट बी लाइज बिटवीन ए एंड डी. जो बी है वो ए और डी के बीच में लाई करे. डी ए बी पे ऐसे लाई करना चाहिए कि बी ए और डी के बीच में आए. तो बी फिर ऐसे लाई, फिर तो मतलब ये लाइन एक्सटेंड करनी पड़ेगी. ठीक है, ये लाइन एक्सटेंड करनी पड़ेगी. यहाँ पे डी आएगा हमारा, तभी तो ए और डी के बीच में बी आएगा. अगर डी यहाँ पे, अगर मैं डी यहाँ मार्क कर दूंगी तो ए डी, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने डी मार्क कर दिया. ठीक है, तो ये कह रहा है कि ए बी सच दैट बी लाइज बिटवीन ए एंड डी. बी तो ए और डी के बीच में लाई करना चाहिए. तो क्या अगर मैं डी यहाँ मार्क कर दूंगी तो ए बी के बीच में डी आ रहा है पर ए डी के बीच में बी आना चाहिए. तो ये तो कंडीशन ही फॉल्स हो गई. तो इसलिए मैंने कहा था कि ऐसे अगर ये बोल रहा है कि ए बी पे लाइन डी है तो मतलब ज़रूरी नहीं कि ए बी के बीच में ही हो. ए बी एक्सटेंड करके यहाँ पे डी आ रहा है तभी तो बी ए और डी के बीच में बन रहा है. सही है. अब क्या कह रहा है, सी डी इक्वल टू 8 है, तो सी डी इक्वल टू 8 है, तो सी डी यहाँ से अपन ने एक्सटेंड करा और ये 8 हो गया. ठीक है, अब व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द सेगमेंट बी डी. हमें निकालना है कि ये लेंथ कितनी है, बी डी लेंथ कितनी है. तो ये x है, इसको x मान लेते हैं. ठीक है, अब कैसे अप्रोच करें इस क्वेश्चन को कि अच्छा ये 7 है ये 8 है तो ये कैसे निकलेगा. तो अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये 7 है, ये 7 है, ये 2 है, ये 2 + x है. अभी तो कुछ बैठ नहीं रहा. ठीक है, बट यहाँ पे अपन एक थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम में अगर 2 साइड्स पता है तो तीसरी साइड निकालना बहुत ईजी हो जाता है हमारे लिए. राइट. तो वहाँ से एक कंसेप्ट अपन यूज़ कर सकते हैं. तो अगर मैं यहाँ से पाइथागोरस यूज़ करना चाहूँ तो मुझे परपेंडिकुलर बनानी पड़ेगी. सही बात है. अब परपेंडिकुलर तो एक ही पॉइंट दिख रहा है मुझे, सी से ही परपेंडिकुलर बनेगा. तो अगर मैं सी से यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, यहाँ पे मान लेते ई, सी ई, तो यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन कर रही हूँ मैं कि
कंस्ट्रक्शन ये कर रही हूँ कि ड्रॉ परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है CE टू AB, CE टू AB। मैंने क्या करा है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करी है CE, या फिर अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर ये नहीं तो बुक में ऐसा लिखा होता है ड्रॉ CE परपेंडिकुलर टू AB। तो मैंने CE परपेंडिकुलर टू AB ड्रॉ कर दी है, ठीक है, क्योंकि मेरे को पाइथागोरस का यूज़ करना है। पाइथागोरस के लिए परपेंडिकुलर होना बहुत ज़रूरी है, 90 डिग्री होना बहुत ज़रूरी है। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, राइट। तो यहाँ पे CE आ गया। अच्छा, ये पूरा 2 था और ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ये बात मानते हैं अपन कि ये जो एल्टीट्यूड है, ये जो CE है, ये एज ए बाइसेक्टर भी वर्क करेगी। सही बात है। तो CE, सो देयरफॉर यहाँ पे से प्रूफ स्टार्ट करते हैं अपन। तो एज ABC is an isosceles triangle, ABC is an isosceles triangle। आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? टू साइड्स इक्वल होती है कि नहीं होती? सिंस क्या दे रखा है, AC इक्वल टू BC इक्वल टू 7 दे रखा है। अगर दो साइड इक्वल दे रखी है तो मैं ये कह सकती हूँ कि ट्राइंगल ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो बेटा CE विल एक्ट एज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सही बात है। अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो CE विल एक्ट एज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये लाइन को बाइसेक्ट भी करेगा। क्यों? क्योंकि है ना, अगर अपन ध्यान से देखें तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। मैं यहाँ से करके बताती हूँ। ट्राइंगल ACE एंड ट्राइंगल BCE की बात करें अपन, ट्राइंगल BCE की बात करें, ACE और BCE की बात करें, तो मैं ये बोल सकती हूँ कि AC इक्वल टू BC होगा। दोनों ही 7 सेंटीमीटर के बराबर है, ठीक है। और एंगल, ये वाला एंगल भी 90 है, तो ये देखो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहा था, ये 90, तो ये भी 90 होगा। सम 180 होता है एक स्ट्रेट लाइन का, तो ये भी 90। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि एंगल AEC इज इक्वल टू एंगल BEC, दोनों ही 90 डिग्री के बराबर हैं। और तीसरा कॉमन दिखा देती हूँ मैं आपको, ये रहा, ये CE इक्वल टू CE, तो CE इक्वल टू CE आ गया क्या, कॉमन। तो बेटा तीन साइड इक्वल हो तो गई। और अपन देखें तो 90 डिग्री के अपोजिट वाला हाइपोटेनस इक्वल है, 90 डिग्री के अपोजिट राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 डिग्री के अपोजिट हाइपोटेनस इक्वल होती, तो बाय RHS ट्राइंगल ACE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BCE होगा कि नहीं होगा? ट्राइंगल ACE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BCE, ठीक है। तो बाय CPCT में क्या ये बोल सकती हूँ कि AE इक्वल टू BE होगा, बाय CPCT AE इक्वल टू BE। तो इसलिए ये क्या करेगा, यहाँ से मैं ये लाइन हटा देती हूँ और ये दोनों भी इक्वल होंगे। तो मतलब अगर ये पूरा 2 है तो अगर ये दो इक्वल पार्ट हैं तो ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। दिस इज़ 1, दिस इज़ अगेन 1, बाइसेट करके, तो 2 ये 1 ये 1। सही बात है, ठीक है। अब जो जो ट्राइंगल्स मुझे दिख रहे हैं मैं उस पर पहले पाइथागोरस लगाने का ट्राई करती हूँ, ठीक है ना। जो राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे हैं, तो मुझे एक तो दिख रहा है ट्राइंगल CEB। तो अगर मैं इन ट्राइंगल CEB की बात करूँ, तो यहाँ पे मैं निकाल लेती हूँ CEB, एक छोटा सा ट्राइंगल ऐसे, ठीक है। तो ये वाला कितना है, 7 है, ये C है, ये E है और ये B है। आपको अगर दिक्कत आए तो आप ऐसे निकाल के कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और EB 1 है, तो ये 7 है, ये 1 है, तो ये P निकल जाएगा क्या, ये H होता है, ये B होता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस ऑफ B। तो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? तो P तो पता नहीं है, B पता है 1 का स्क्वायर, और H स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर। तो P स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, और ये प्लस का है तो उधर जाके माइनस का, तो P स्क्वायर इक्वल टू 48 आ गया। सही है कि नहीं? P स्क्वायर इक्वल टू 48 आ गया। मतलब कि मैं ये बोल सकती हूँ कि CE स्क्वायर इक्वल टू मेरे पास में 48 आ गया। इसको एज इट इज़ रहने देते हैं, CE स्क्वायर इक्वल टू 48। कोई ज़रूरत नहीं है इसको रूट में करने की, कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, और कुछ बात नहीं है। नेक्स्ट जो ट्राइंगल दिख रहा है मुझे, वो दिख रहा है CED, और यहाँ पे ये X है मेरा, तो कहीं ना कहीं तो काम बन सकता है मेरा कि ट्राइंगल CED पे मैं एक बार लगा देती हूँ। तो इन ट्राइंगल CED, तो अगर मैं ट्राइंगल CED की बात करूँ तो मैं यहाँ पे एक बड़ा सा ट्राइंगल, मतलब एक छोटा सा ट्राइंगल इसका
यहाँ रेप्लिका बना देती हूँ, तो CED, ट्राइंगल CED की बात हो रही है, तो CE तो पता लग गया ना, CE स्क्वायर तो मेरे को पता लग गया, वैसे ही 40 बोर्ड है। ये EB है, ये x है। अच्छा ED कितना हो जाएगा, ये 1 है, ये x है, तो इन टोटल ये 1 + x नहीं हो जाएगा, इन टोटल ये 1 + x नहीं हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 1 + x, और ये कितना आ जाएगा 8, CD कितना आ जाएगा 8, और CE स्क्वायर हमें पता है ये रहा। ठीक है, तो इस पे लगाते हैं, तो ये P, ये B, ये H, तो CE स्क्वायर + ED स्क्वायर = कितना आ जाएगा यहाँ पे CD स्क्वायर। तो CE स्क्वायर पता है 48 है, डाल देते हैं यहाँ। ED स्क्वायर मेरा 1 + x का होल स्क्वायर है, यहाँ डाल देते हैं, और CD स्क्वायर हमारा 8 का स्क्वायर है, डन। तो ये 48, ये 1 + x का होल स्क्वायर, और 8 का स्क्वायर 64, ये प्लस का है तो उधर जाके माइनस का, तो 64 - 48 कितना हो जाएगा हमारा 16 हो जाएगा। तो अगर मैं इसको खोलूँगी तो कहीं ना कहीं दो चीज़ खुलेगी, या तो 1 + x = 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, तो 1 + x या तो +4 खुलेगा एक केस में, केस 1 है ना, फर्स्ट केस में ±4 खुलेगा कि नहीं खुलेगा। यहाँ पे मैं ऐसे लिख देती हूँ 1 + x = ±4 खुलेगा नहीं खुलेगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर भी 16 होता है, -4 का स्क्वायर भी 16 होता है, तो दोनों खुलते हैं +-4। तो फर्स्ट केस ले लेते हैं, तो 1 + x = 4, तो इधर से x की वैल्यू 3 आ गई। और अगर मैं दूसरा केस लूँगी 1 + x = -4, तो x की वैल्यू -5 आ जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो इसको अपन नेगलेक्ट कर देंगे, इस वाले केस को अपन क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, और ये हमारा आंसर हो जाएगा x = 3, राइट। और यही हमें पूछा था कि BD की लेंथ क्या है, तो BD की लेंथ कितनी आ गई हमारी 3 यूनिट्स। अगर आपकी कोई यूनिट नहीं गिवन तो यू कैन राइट इट एज यूनिट्स, 3 यूनिट्स, राइट। तो BD हमारा कितना आ गया 3 हो गया। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वापस से डायग्राम नहीं गिवन, डायग्राम बनाना है, बहुत अच्छा सा बनाना है, बड़ा सा, ठीक है, कि आराम से ऑब्जर्व कर सके अपन चीज़ों को। तो ABCD इज अ स्क्वायर, तो एक स्क्वायर ले लेते हैं ABCD, जैसा जैसा बोल रहे हैं वैसा वैसा करते हुए जाते हैं। तो ये रहा बड़ा सा ABCD, एक स्क्वायर ले लिया, ठीक है, ABCD। नेमिंग अगर स्टैंडर्ड वे में बात करें तो लेफ्ट बॉटम से होती है, तो ABCD, ठीक है ना, दिस इज द स्टैंडर्ड वे कि आप नेमिंग करो, ठीक है। अब AB = 1 है, ठीक है, अगर AB 1 है तो स्क्वायर की तो सारी साइड इक्वल होती है, तो ये भी 1, ये भी 1, तो यहाँ से मैं ये इंटरप्रेट कर सकती हूँ कि ठीक है, अगर AB 1 है तो कहीं ना कहीं गिवन में अपन ये देख सकते हैं कि ठीक है, AB = BC = CD = DA = 1, सारी 1 होंगी, क्योंकि स्क्वायर है, सारी साइड्स इक्वल होती है। इक्विलेटरल ट्राइंगल AYB, इक्विलेटरल ट्राइंगल है AYB। अब AYB तो नीचे की y तो इधर भी आ सकता है, तो मैं AYB ऐसे भी बना सकती हूँ, और एक अंदर की तरफ भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है y। अब कौन सी जगह है तो पहले देखते हैं, ठीक है ना। तो AYB and CXD are drawn such that x and y are inside the square। अच्छा, x और y inside the square है, तो देखो एक बात ये समझो कि AYB बना देते हैं अपन, तो AYB, ठीक है। अब CXD कैसे बनेगा, क्या ऐसे मतलब इसको ओवरलैप करेगा कि उससे पहले ही रुक जाएगा, तो ये कौन डिसाइड करेगा, ये कैसे डिसाइड करेंगे अपन कि AYB कैसे रुकेगा। इसको मैं ढंग से बना देती हूँ, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है ना, ये लो, ये रहा, तो ये AYB है, तो ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, इक्विलेटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगा दी, ठीक है ना। इक्विलेटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि तीनों साइड इक्वल, तो ये 1, ये 1, ये भी 1, सही बात है, ठीक है। अब CXD ऐसे बनेगा 1 1, या फिर CXD ऐसे बनेगा, ऐसे, दो तरीके हैं करने के, AY इधर आएगा या X ऐसा आएगा, सही बात है। तो कैसे डिसाइड करेंगे इसको, कैसे डिसाइड करेंगे इसको, तो चलो अभी मैंने ये डायग्राम बना ही दिया, तो इस पर ही बात करते हैं, है ना। अगर डायग्राम ये बना ही दिया तो भाई ये केस चेक कर लेते हैं कि क्या ये केस सही है कि नहीं है। तो अपन एक काम करते हैं,
अगर मुझे ये चीज़ देखनी है कि क्या ऐसे ही बन रहा है, तो मुझे तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट कंपेयर करनी पड़ेगी इस वन से। सही बात है। तो पहले एक काम करते हैं ना, इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट निकाल लेते हैं, ये वाली इक्विलेटरल ट्रायंगल की ये वाली हाइट निकाल लेते हैं, और इस वाली इक्विलेटरल ट्रायंगल की ये वाली हाइट निकाल लेते हैं। अगर ये वन से छोटी हुई, अगर ये हाइट वन से छोटी हुई तो डायग्राम ऐसा कुछ बन जाएगा। अगर दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो हाइट है, दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो हाइट है, इसकी हाइट और इसकी हाइट H1 और H2, और ये टोटल 1 है, ठीक है। तो अगर H1 प्लस H2 लेस देन 1 हुई तो ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा। अगर H1 प्लस H2, इसका H1 मान लेते हैं, इसका H2 मान लेते हैं, तो अगर H1 प्लस H2 हाइट अगर ग्रेटर देन 1 बनी तो ऐसा कुछ बनेगा कि ओवरलैप बन जाए। सही बात है। और अगर इक्वल टू हुआ तो एक्स और वाई सेम पॉइंट हो जाएंगे। एक्स और वाई क्या कर देगा, कोइंसाइड कर लेगा, तो वो तो एक ही लाइन में लाई करेंगे या कोइंसाइड करेंगे, जैसा भी है। तो या तो ये केस बनेगा कि H1 प्लस H2 दोनों की हाइट क्या हो, लेस देन 1 हो। तो लेस देन 1 हो तो ये एक हाइट इतनी सी, एक हाइट इतनी सी, ये ओवरलैप ही नहीं करेंगे, मतलब ऐसे। और अगर H1 प्लस H2 ग्रेटर देन 1 है तो हाँ, तो ऐसे बन जाएगा। तो देखते हैं कैसे बनती है। तो पहले तो हाइट H1 और H2 निकालनी पड़ेगी, फिर डिसाइड करेंगे कि ये डायग्राम बनेगा कि ये डायग्राम बनेगा, ठीक है ना। अच्छा, तो एक ट्रायंगल में बाहर निकाल लेती हूँ AB, और इसको मान लेते हैं अपन ये वाला पॉइंट कौन सा था, AB X Y, ये वाला Y पॉइंट था और ये वाला पॉइंट X था। तो मैं ना देखो AYB भी 1 1 1 है। देखो दोनों ट्रायंगल में निकाल के बता रही हूँ, AYB, और एक और है CXD, ठीक है ना। ये दोनों ट्रायंगल में अभी निकाल के बता रही हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। तो CXD, तो बेटा ये दोनों, ये 1 ये 1 ये 1 ये 1 ये 1 ये 1, ये 60 ही होगा, इक्वलिटरल है तो 60 60 60, ये भी 60 60 60। तो क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं हो गए? क्या मैं ये नहीं बोल सकती कि ट्रायंगल AYB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, यहाँ पे क्या आ जाएगा CXD, AYB, और यहाँ पे क्या आ जाएगा CXD, कोई भी ले लो। तो क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं हो जाएंगे साइड से? अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो हाइट भी दोनों की सेम ही आएगी। तो मैं एक ही हाइट निकाल लेती हूँ ना, जो हाइट इसकी होगी वही हाइट इसकी होगी। सही बात है, ठीक है ना। तो मैं दोनों की निकालूंगी क्यों, मैं तो एक की निकाल लेती हूँ, जो कि क्या है AYB, सिर्फ AYB की निकाल लेते हैं यहाँ पे साइड में। तो AYB, ये ट्रायंगल बनाया मैंने, A, ये Y, ये B, ये साइड 1 है, ये वाली साइड 1 है, ये वाली साइड 1 है। तो मुझे इसकी हाइट निकालनी है। वैसे डायरेक्टली फॉर्मूला होता है √3/2। डायरेक्टली फॉर्मूला क्या होता है हाइट का, √3/2 है, √3/2 है। डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, बट अपन डिराइव भी कर सकते हैं, कैसे, पाइथागोरस से। तो बेटा ये जो परपेंडिकुलर, अगर मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला तो ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये क्या करेगा, ऐसा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बिहेव करेगा, जैसे अपन ने आइसोसेलेस ट्रायंगल पिछले वाले क्वेश्चन में प्रूव किया था। तो ये जो परपेंडिकुलर ऐसा बाइसेक्टर भी बिहेव करेगा, मतलब ये दोनों इक्वल, तो ये 1/2, तो ये भी 1/2। तो इस पर पाइथागोरस लगा सकते हैं क्या अपन? इसको मैं D मान लेती हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना। तो मैं इसको मैं क्या कर सकती हूँ, पाइथागोरस लगा सकती हूँ ट्रायंगल AYD में, ट्रायंगल AYD। तो P² प्लस B² इज इक्वल टू H² हो जाएगा। तो P कितना है पता नहीं है, तो AD² मान लिया। B² कितना है 1/2 का होल स्क्वायर, और H² कितना है 1 है, तो 1 का स्क्वायर। तो AD², ये 1/4 हो जाएगा, ये प्लस का है तो जाके माइनस का, तो 1/4। तो AD² इक्वल टू कितना आ गया 3/4। तो AD कितना आ गया, 3 का अंडर रूट क्या होता है √3, और 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो √3/2 आ गया। सही बात है। और A क्या होती है, साइड्स। A क्या होती है, साइड। तो यहाँ पे साइड 1 चल रही है, अगर इस फॉर्मूले से भी बताऊँ तो √3/1, तो √3/2। तो अगर आप फॉर्मूला यूज़ करना चाहते हो फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज वी कैन डिराइव इट। तो अब इसकी हाइट अगर √3/2 है, इसकी हाइट √3/2 है, तो बेटा इस वाले ट्रायंगल की भी हाइट √3/2 है, मतलब मेरा H1 भी √3/2 है और H2 भी √3/2 ही है। अभी बताया था दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो अगर मैं H1 प्लस H2 निकालूँ, H1 प्लस H2 निकालने की कोशिश करूँ, तो √3/2 प्लस √3/2 क्या आ जाएगा यहाँ पे,
√3/2 प्लस √3 कितना आ जाएगा 2√3/2 और 2 से 2 कैंसिल तो √3 और √3 तो हमारा होता है 1.73 वैल्यू होती है ना √3 1.73 तो मतलब कि मेरा H1 प्लस H2 ग्रेटर देन 1 आ रहा है तो ग्रेटर देन 1 आ रहा है तो ये तो ऐसे ही जाएगा कि ये x इधर आ रहा है और y इधर आ रहा है तो ये वाला डायग्राम बिल्कुल सही है ये वाला डायग्राम अपन रब कर देते हैं ठीक है ना ये वाला डायग्राम रब कर देते हैं सही बात है कि नहीं है ठीक है अगर अब क्या बोल रहा है वो कि एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है तो बेटा एक्स वाई की अगर वैल्यू निकालनी है मुझे तो मैं क्या ये कर सकती हूँ कि टोटल इसकी हाइट निकालूँ तो ये टोटल हाइट कितनी होगी अगर मैं इसकी हाइट निकालूँ इस वाले की तो ये वाली हाइट कितनी है ये पूरी √3/2 है ये वाली यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी क्या है इसको H1 यहाँ लगा देते हैं √3/2 ही है ठीक है ना ये भी √3/2 है और ये भी √3/2 है ठीक है तो एक्स वाई तो 2 बार ऐड हो रहा है इस वाली हाइट में भी ये एक्स वाई आ रहा है इस वाली हाइट में भी एक्स वाई आ रहा है तो ये तो मेरे को पता चल गया ये √3 है ठीक है तो अगर मैं इसमें बात करूँ तो ये एक्स वाई 2 बार आ रहा है तो मैं एक काम करती हूँ ना √3 में से ये वाली साइड AD माइनस कर देती हूँ ना तो क्या मेरे को एक्स वाई नहीं मिल जाएगा ध्यान से देखना अगर मैं H1 प्लस H2 में से H1 प्लस H2 में से अगर मैं AD माइनस कर दूँ तो क्या मेरा काम हो जाएगा क्या इसको विजुलाइज़ कराने की कोशिश करती हूँ मैं ठीक है ना तो अगर मैं ये वाली हाइट लूँ तो अगर मेरी ये हाइट आ रही है √3/2 H1 किसके बराबर आ रही है तो H1 बराबर आ रही है मेरे AY यहाँ पे मैं एक काम करती हूँ यहाँ पे मैं पॉइंट D ले लेती हूँ यहाँ पे मैं पॉइंट कुछ भी ले लेती हूँ E ले लेती हूँ यहाँ पे पॉइंट F ले लेती हूँ तो मैं विजुअलाइज़ करवाने की कोशिश करती हूँ आपको तो H1 ये Y है ना तो FY इसको मैं हटा देती हूँ आपको ढंग से दिखेगा ये चीज़ ठीक है ना ये H2 हटा दिया ठीक है तो ये Y है ये X है तो अगर मैं करवाने की कोशिश करूँ तो FY प्लस YX H1 किसके बराबर हो जाएगा यहाँ पे इसको मैं x मान लेती हूँ तो EX प्लस XY के बराबर हो जाएगा कि नहीं आएगा और H2 किसके बराबर हो जाएगा YF और YX के तो YF प्लस YX के बराबर हो जाएगा कि नहीं आएगा और H1 प्लस H2 अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड करूँ 1 और 2 को ऐड करूँ ऐड 1 एंड 2 दोनों को ऐड करूँ तो H1 प्लस H2 मिला के मेरे को क्या दे देगा EX प्लस XY प्लस YF प्लस YX देगा कि नहीं देगा और H1 प्लस H2 की वैल्यू मैं ऑलरेडी निकाल चुकी हूँ दैट इज़ √3 तो यहाँ पे √3 आ गया अच्छा यहाँ से एक चीज़ ऑब्जर्व कराती हूँ मैं AD अगर मैं AD की बात करूँ तो AD मैं यहाँ लिख रही हूँ AD किसके बराबर होगा अगर AD की बात करूँ तो AD 1FY प्लस YX प्लस EX के बराबर होगा कि नहीं होगा और AD की वैल्यू हमारे पास में है दैट इज़ 1 तो 1 इक्वल टू FY प्लस YX प्लस EX के बराबर होगा कि नहीं होगा सही बात है तो इस तीनों की जगह EX प्लस XY प्लस YF ये AD के बराबर ही नहीं है क्या तो AD प्लस YX और AD की वैल्यू क्या थी 1 तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस YX और ये प्लस का है तो जाके माइनस का तो √3 माइनस 1 इक्वल टू XY आ जाएगा और ये हमारा आंसर हो गया तो XY की वैल्यू कितनी आ गई √3 माइनस 1 तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा राइट सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये प्रॉपर्टीज़ बेस्ड है अगर आपको वो प्रॉपर्टी या थ्योरम याद नहीं है तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं दिक्कत करेगा राइट ठीक है तो 2 प्रॉपर्टीज़ हैं दोनों ही पढ़ेंगे इसी क्वेश्चन में ठीक है तो लेट AD एंड BC बी द 2 पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD AD एंड BC 2 पैरेलल साइड्स हैं तो ये लो ट्रेपेजियम तो ऐसे ही बनता है बड़ा सा ट्रेपेजियम बना देते हैं ठीक है ना तो AD छोटा है BC बड़ा है तो ऑब्वियसली बात है ABCD ऐसा ही कुछ बनेगा AD छोटा है BC बड़ा है तो AD को छोटा ले लिया 16 ये BC ले लिया 20 ठीक है अब क्या कह रहा है लेट P एंड Q बी द मिड पॉइंट्स ऑफ द डायगनल्स AC एंड BD अच्छा तो AC एक डायगनल बनाई BD एक डायगनल बनाई इनका मिड पॉइंट तो इनका मिड पॉइंट यहाँ का ही ले लेते हैं इसका ये रहा ये दोनों इक्वल
और इसका ये ले लिया, ये दोनों इक्वल, तो इसका जो मिड पॉइंट है यहाँ पे तो क्या है पी एंड क्यू, तो ये पी ले लिया, ये क्यू ले लिया, ठीक है ना। लेट पी एंड क्यू द मिड पॉइंट्स ऑफ द डायगोनल ए सी। ओके, ए सी पे पी है एंड बी डी पे क्यू है, तो ये क्यू पी हो जाएगा कि नहीं होगा, सही है, ठीक है। तो मिड पॉइंट ले लिया मैंने, मिड पॉइंट मतलब ऐसा पॉइंट जो साइन लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, तो ऐसा कुछ ले लिया मैंने। इफ़ ए डी इक्वल टू सी टी, बी सी इक्वल टू 20, जो हमने आग को चुके हैं, तो व्हाट इज़ द हाइट ऑफ पी क्यू, मतलब ये चीज़ निकालनी है, हाइट या लेंथ कुछ भी कहना चाहो तो लेंथ ऑफ पी क्यू लिख लेते हैं सो दैट कन्फ्यूजन ना हो। तो व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ पी क्यू निकालना है, ठीक है। अब देखो, इसको कराने से पहले मैं दो आपको प्रॉपर्टी करवा देती हूँ यहाँ पे, जिस पे क्वेश्चन आते भी हैं, आया हुआ क्वेश्चन है प्री आर एम ओ का, और एन एम टी सी में भी काफ़ी हद तक ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ होती है, ठीक है। तो देखो, अगर कोई ट्रेपेजियम है, दो ट्रेपेजियम बना रही हूँ मैं और दोनों प्रॉपर्टी सिखा रही हूँ मैं, तो ए बी सी डी ये ट्रेपेजियम है। अगर अब मन क्या करते हैं, नॉन पैरेलल साइड्स जो होती है ना, नॉन पैरेलल साइड्स, ये तो पैरेलल साइड्स हो गई, जो नॉन पैरेलल साइड्स है उसके मिड पॉइंट, उनके मिड पॉइंट से, मतलब ये दोनों इक्वल हैं और ये दोनों इक्वल है। मैं ये नहीं बोल रही कहीं भी कि हमारी नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल है, मैं ये बोल रही हूँ कि इनके मिड पॉइंट से, तो मतलब ये दोनों इक्वल है और ये दोनों इक्वल है। तो अगर इनके मिड पॉइंट से अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, जैसे यहाँ पे पी क्यू ले लिया, ठीक है, तो एक तो ये वाला कॉन्सेप्ट काम आता है, ठीक है, कि आपको पूछ लिया जाएगा कि भैया अच्छा बताओ पी क्यू की वैल्यू क्या है, या फिर ऐसा कुछ होगा कि ये ट्रेपेजियम है, ठीक है, जो कि इस पे बेस्ड है, ये वाला ही सेम ही है, तो ए बी सी डी ऐसा दे दिया जाएगा। अब दूसरा पूछ लिया जाएगा कि अच्छा ये डायगनल्स हैं, डायगनल के मिड पॉइंट्स है, तो डायगनल में कहीं नहीं बोल रही कि इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल और डायगनल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, वैसा है। तो अब पी क्यू की लेंथ क्या होगी, ठीक है ना। तो अगर देखो, याद करने का तरीका बता रही हूँ कि देखो पी क्यू इक्वल टू क्या होता है, हाफ ऑफ ए बी और सी डी, बस यहाँ पे डिसाइड होता है कि प्लस आएगा कि माइनस आएगा। अच्छा, अगर नॉन पैरेलल साइड से अगर मैं लाइन ड्रॉ करती हूँ, मैं यहाँ पे भी पी क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी एंड सी डी से रिलेटेड कुछ करना है, अब प्लस आएगा कि माइनस आएगा, ये याद करने का तरीका क्या है। देखो, अगर मैं नॉन पैरेलल साइड से अगर पी क्यू ड्रॉ कर रही हूँ तो ये लाइन बड़ी है कि नहीं बड़ी, अगर बड़ी है तो इन दोनों के बीच में प्लस लगा दो, और अगर मैं डायगनल के मिड पॉइंट से बात कर रही हूँ तो ये लाइन छोटी है कि नहीं है, तो यहाँ पे माइनस लगा दो बस। तो अगर डायगनल के मिड पॉइंट से बात करी जाए तो लाइन छोटी बनेगी, तो ए बी हाफ ऑफ ए बी माइनस सी डी होगा, या फिर जैसे जो साइड बड़ी है, जैसे ए बी बड़ी ली है तो मैंने ए बी माइनस सी डी लिखा है, ठीक है ना, तो बड़े में से छोटा माइनस करेंगे क्योंकि लेंथ नेगेटिव तो हो नहीं सकती। और अगर यहाँ पे लाइन बड़ी है तो हाफ ऑफ ए बी, बस यहाँ पे प्लस लगा दिया, तो ये याद करने का तरीका है। तो अगर मैं इस वाले डायग्राम की बात करूँ तो ये वाली प्रॉपर्टी पे बेस्ड है कि ये वाली प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, तो ये वाली प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, तो यहाँ पे अपन यूज़ कर लेंगे हाफ, ये पी क्यू क्या होगा, इन दोनों के मैं लिख देती हूँ, तो हाफ ये बड़ा है तो ये पहला आएगा, तो हाफ बी सी और ए डी। अब देखो, ये डायगनल से है तो छोटी होगी कि लाइन बड़ी होगी, तो छोटी होगी, तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो पी क्यू निकल के आ जाएगा हमारे पास में। तो पी क्यू इक्वल टू हाफ, बी सी किसके बराबर है 20 के, बी सी किसके बराबर है 20 के, और ए डी किसके बराबर है 16 के, तो 20 माइनस 16 तो ये कितना आ जाएगा 4, तो हाफ 4 कितना आ गया 2, तो ये किसके बराबर आ गया 2 यूनिट के। यहाँ पे बात ख़त्म हो गई। अच्छा, अब इसी का एक बेस, अगर ये यहाँ पे पी क्यू पूछ लिया जाता तो मैं मार्क कर देती हूँ, जैसे ये 20 दे दिया होगा, ये 16 दे दिया होगा, तो क्या अब इस केस में पी क्यू निकाल सकते हैं क्या अपन, तो इस केस में पी क्यू इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, तो पी क्यू इक्वल टू हाफ ए बी प्लस सी डी, क्योंकि लाइन बड़ी है, अब वैल्यू डाल दो, तो हाफ ए बी कितना है 20, सी डी कितना है 16, तो कितना हो गया यहाँ पे कितना हो गया हाफ 36 हो गया, 36 का हाफ कितना होता है 80, तो ये कितना आ गया 18 आ गया। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आई होप अब अपन कर लेंगे ये वाले क्वेश्चन, ठीक है ना, फुल तरीके से, पूरी तरीके से। ये अगर आपको ये प्रॉपर्टी नहीं पता तो ये क्वेश्चन दिक्कत करेगा, अगर प्रॉपर्टी पता है तो अराउंड 5 सेकेंड 10 सेकेंड्स में ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, राइट। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है, और काफ़ी इजी है, काफ़ी इजी है। बस इसमें थोड़ा सा लॉजिकली हमें चलना पड़ेगा, लॉजिकली सोचना पड़ेगा। अगर अपन थोड़ा सा इधर उधर हो गए तो क्वेश्चन गलत है, बट बहुत इजी है। तो अपन थोड़ा सा ये वाला क्वेश्चन भी एक बार ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। तो 3 पॉइंट्स है XYZ ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन है जिसपे 3 पॉइंट्स है XYZ। अभी मार्क करेंगे क्योंकि पता नहीं है कैसे मार्क करना है। सच दैट XY = 10 है। अच्छा, XY 10 है तो मैं XY ऐसे 10 मार्क कर लेती हूँ क्योंकि मेरे को अभी तो फिर Z भी तो मार्क करना है ना। तो XY 10 मार्क कर लिया और XZ 3 है, XZ 3 है। तो देखो एक तो ऐसे बन सकता है कि XZ 3 है तो XZ इधर तो आएगा नहीं, ऐसे इधर तो आ नहीं सकता XZ कि यही 10 है तो ये तो 3 हो नहीं सकता किसी भी हालत में, ये तो किसी हालत में 3 हो ही नहीं सकता। तो यहाँ तो हट गया, तो Z यहाँ आ सकता है तो Z 3 हो गया। तो ये केस 1 बन गया, ये केस 1 बन गया। तो XY 10 है, ये 3 है, ये 10 है, ये 3 है। तो व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यू ऑफ YZ। तो इस केस में YZ की वैल्यू कितनी आ गई, XY प्लस XZ के बराबर आ गई कि नहीं आई। तो 10 + 3 13 आ गई, इस केस में 13 आ गई, सही है। अच्छा, इसके अलावा कोई केस बन सकता है कि बस यही आंसर है क्या? इसके अलावा कोई केस बन सकता है क्या? क्योंकि अभी तो अपन ने एक ही केस बनाया, वो बोल रहा है कि व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ YZ। तो मे बी बस एक ही वैल्यू हो, मे बी एक और हो। तो देखो केस 2 देखते हैं, केस 2 समझने की कोशिश करते हैं। तो दूसरा केस ये भी तो हो सकता है कि देखो XY इधर है, ये पूरा 10 है। अब Z अगर X के लेफ्ट साइड था तो XZ के इधर भी तो हो सकता है, क्योंकि कहाँ बोला है कि XYZ एक पहले X आएगा फिर Y आएगा फिर Z आएगा, कहीं कुछ नहीं बोला हुआ। बस बोल रहे हैं कि ये तीनों स्ट्रेट लाइन में, तो ये अभी भी तो तीनों स्ट्रेट लाइन में है। तो अगर Z अगर लेफ्ट में बना है तो एक बार राइट में भी तो बन सकता है। तो ये 3 हो जाएगा। तो इस केस में YZ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, XY में से XZ माइनस कर दो, तो 10 - 3 दैट इज़ 7। और कोई पॉसिबल केस, लेफ्ट हो गया राइट हो गया, इसके अलावा तो कोई केस बनता भी नहीं है। तो वो कह रहा है प्रोडक्ट निकालना है, तो प्रोडक्ट ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यू ऑफ YZ। तो एक वैल्यू तो 13 आ गई, एक वैल्यू 7 आ गई। तो 13 7 सा 7 3 21 91, ये आ गया हमारा आंसर। तो बहुत ईजी सा था, सिर्फ लॉजिकल बेस था, ठीक है। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले डायग्राम बनाते हैं अच्छे से, फिर समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है क्या नहीं है, कैसे अप्रोच करनी है, ठीक है। तो मीडियन AD एंड BE ऑफ ट्राइंगल ABC। तो पहले तो एक ट्राइंगल बनाते हैं बड़ा सा अच्छा सा, ठीक है। तो ये रहा ट्राइंगल ABC, ठीक है। इसकी मीडियन है, मीडियन का मतलब क्या होता है, ऐसी लाइन जो कि बेस को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। तो एक AD मीडियन हो गया, तो AD मीडियन है तो ये दोनों इक्वल, ठीक है। BE भी एक मीडियन है, तो BE, तो यहाँ पे ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे, सही बात है, मीडियन से। ऑफ अ ट्राइंगल ABC फॉर्म 90 डिग्री एंगल। अच्छा, अब ये मीडियन ना 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं। तो 90 डिग्री एंगल ये नहीं कि बेस के साथ बना रहे हैं दोनों, ये गलत है, ये अजम्पशन हमारा बहुत गलत है। ये कह रहा है कि अगर AD और BE 90 डिग्री एंगल बना रहे तो अपने साथ बना रहे, एक दूसरे के साथ में बना रहे। तो एक दूसरे के साथ में मतलब 90 डिग्री ये है, 90 डिग्री ये है, 90 डिग्री ये है और 90 डिग्री ये है, एक दूसरे के साथ में 90 डिग्री बना है। तो ये 90, ये तो ये स्ट्रेट लाइन है तो ये भी 90, ये स्ट्रेट लाइन है तो ये भी 90, ये स्ट्रेट लाइन है तो ये भी 90। तो यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, ना कि बेस पे, फर्स्ट थिंग, ठीक है। अब क्या कह रहा है, इट इज़ नोन दैट AC = 3 है। तो अच्छा AC 3 है, तो अगर ये बाइसेक्टर है ही तो थोड़ा सा यूज़ कर लेते हैं। तो ये 1.5 हो जाएगा, ये भी 1.5 हो जाएगा, सही है। अच्छा, और BC 4 है, तो BC ये पूरा 4 है तो ये 2 हो जाएगा और ये भी 2 हो जाएगा। यूज़ कर लेते हैं ना, जब अगर मीडियन है तो कहीं ना कहीं तो यूज़ आएगा भी, सही। तो ये 2 ये 2, ठीक है। अब फाइंड AB। अच्छा, अपन को क्या निकालना है, AB, ये वाली साइड निकाल के देनी है, ठीक है। अगर कहीं ना कहीं अगर परपेंडिकुलर आता है तो पाइथागोरस आता है माइंड में कि ठीक है पाइथागोरस से एक बार ट्राई करते हैं करने का, तो पाइथागोरस ही करेंगे। बट बात ये आ जाती है पाइथागोरस यूज़ कैसे करें। इस पॉइंट को मैं G मान लेती हूँ कुछ देर के लिए, ठीक है। तो पाइथागोरस यूज़ कैसे करें, जैसे मेरे को ये दिख रहा है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है,
बहुत सही दिख रहा है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, पर मेरे को इसकी एक ही साइड पता है, ये साइड पता नहीं है, ये साइड पता नहीं है, मैं पाइथागोरस लगाऊं कैसे? सही बात है। तो अब क्या करें? तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि जो भी अगर यहाँ पे मीडियन क्या करता है, ये जो मीडियन है, ये जो सेंट्रॉइड है यहाँ पे, तो अगर दो मीडियन मिल रही हैं एक दूसरे से तो ये अपने आप को 2:1 में डिवाइड करती है। किस रेशियो में डिवाइड करती है? 2:1 में। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? अगर यहाँ से एक मीडियन है, यहाँ से एक मीडियन है, तो ये एक दूसरे को किस रेशियो में डिवाइड करेगी? 2:1 में। अगर ये 2:1 में डिवाइड करेगी तो 2x मान लेते हैं, इसको x। जब भी रेशियो में गिवन है तो x से मल्टीप्लाई नहीं करते क्या? तो इसको मैं 2x मान लेती हूँ, इसको x मान लेती हूँ। अगर ये 2x और x में डिवाइड करेगी तो ये भी तो 2x और x में ही डिवाइड करेगी। तो पर मैं x का यूज़ कर चुकी हूँ तो ज़रूरी थोड़ी ना दोनों सेम ही हो, तो इसको मैं y से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, तो ये 2y तो ये y हो जाएगा। सही बात है कि नहीं है? अब लग जाएगी मेरे को यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम बहुत आराम से। तो अपन ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल AGE। इन ट्राइंगल AGE, अगर मैं ट्राइंगल AGE में लगाऊँ तो मैं ये ट्राइंगल बाहर ले लेती हूँ ऐसे छोटा सा, ठीक है ना, दिखाने के लिए आपको। AGE ये वाला ट्राइंगल ले रही हूँ, ये 90 डिग्री है। AG कितना है? 2x है। AG मेरा 2x है, GE मेरा y है और ये मेरा 1.5 है। सही है। तो अगर मैं यहाँ पे लगाऊँ, एक काम करते हैं ना, पॉइंट कहीं ना कहीं दिक्कत करता है तो इसको 3/2 ही ले लेते हैं, 3/2 ही ले लेते हैं, क्योंकि डेसिमल में कैलकुलेशन करना कहीं ना कहीं टफ हो जाता है। तो 3/2 ले लेते हैं, कहीं ना कहीं अपना कैलकुलेशन ईजी होगी। तो P, ये P हो गया, ये B हो गया, और 90 डिग्री के अपोजिट ये H हो गया। तो P² + B² = H²। तो यहाँ पे एक्चुअली में क्या है, सिर्फ ये चीज़ अगर नहीं आइडिया है तो ये दिक्कत करेगा, अगर ये नहीं है तो बहुत कहीं ना कहीं इजी हो ही जाएगा क्वेश्चन। तो P कितना है? 2x का स्क्वायर है। B कितना है? y का स्क्वायर है। H कितना है? 3/2 का होल स्क्वायर है। तो 2x का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4x²। ये y², ये कितना आ जाएगा? 3 का स्क्वायर 9/4। ये 4 डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा इधर, तो 4x² + y² = 9। 4 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी, तो 4 16x² + 4y² = 9। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान के छोड़ देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन देखो, एक ट्रायंगल ये भी तो है, अपन इस पे भी तो लगा सकते हैं, ये वाली या फिर ये वाली, कोई भी दो में से एक ले लो, ये वाली ले लेते हैं। तो इन ट्रायंगल यहाँ से क्या बनेगा? BGD। तो इन ट्रायंगल BGD, ठीक है ना, इन ट्रायंगल BGD पे लगाऊंगी तो मैं ट्रायंगल बाहर निकाल लेती हूँ, ये वाला। तो ये वाला ऐसा आ जाएगा, तो B, ये आ जाएगा G, ये आ गया D। तो GD को क्या माना हुआ है अपन ने? X माना हुआ है। ये 2y हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, ठीक है ना। सही है। यहाँ पे मैं एक ये डायग्राम बना भी देती हूँ। जैसे अगर यहाँ से मीडियन है तो ये मीडियन है और ये भी मीडियन है, तो ये क्या करेगा? 2:1 में डिवाइड करेगा। तो ये 2x हो गया, ये x हो गया, ये भी 2:1 में ही डिवाइड करेगा, तो ये 2y, तो ये y है ना। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ से विजुलाइज करने में दिक्कत नहीं आएगी। इस पर भी पाइथागोरस लगाएंगे तो ये P, ये B, ये H। तो P² + B² = H² हो जाएगा। तो P की वैल्यू कितनी आ गई? x²। B की वैल्यू क्या आ गई? 4, और इसकी वैल्यू क्या आ गई? 4y²। डायरेक्टली लगा रही हूँ मैं, तो 4 = 4y² - x² नहीं हो गया? तो दो इक्वेशन मिल गई हमें, फर्स्ट और सेकंड। इसको सॉल्व करने का ट्राई करें तो मुझे 4y² और 4y² सेम दिख रहे हैं, तो मैं इन दोनों को ही एलिमिनेट करूँगी। तो बाय इक्वेशन 1 और 2, मैं इक्वेशन 1 और 2 यहाँ सॉल्व करती हूँ। तो 16x², यहाँ पे 4y² = 9। x² के नीचे x², तो ये -x² हो जाएगा, और यहाँ पे 4y² हो जाएगा, इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4। सही है। अब इन दोनों को, ये दोनों सेपरेट होने चाहिए, तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, साइन चेंज कर रही हूँ मैं। तो 16 + 1 कितना हो जाएगा? 17x² हो जाएगा कि नहीं होगा? ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये कितना आ जाएगा? 9 - 4 दैट इज़ 5। यही होगा, यही होगा, 9 - 4 दैट इज़ 5। ठीक है ना, क्लियर है? ठीक है। बट ये एक्चुअली में क्या है,
यहाँ पे हमें एक, यहाँ पे देखो ऐसा अपन ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं ना, तो अपन इसको ही डी मान लेते हैं 90 डिग्री, और यही हमने किया है अभी भी, ठीक है ना, यही हमने किया है, क्योंकि डायग्रामेटिकली हमें लगता है कि यही 90 डिग्री है, और हम ऐसे ही सॉल्व करते हुए निकल जाते हैं। यहाँ पे समझ में आता है ये तो सॉल्व ही नहीं हो रहा, यहाँ पे तो ये समझ में आ रहा है x = 5/17, ये तो बहुत ही अलग सी वैल्यू आ रही है, ये तो सॉल्व ही नहीं हो रहा, तो मतलब हमने कहीं ना कहीं तो गलती करी है। गलती कहाँ करी है? क्योंकि अपन क्या करते हैं 90 डिग्री का साइन देखना भूल जाते हैं। अपन क्या करते हैं 90 डिग्री का साइन देखना भूल जाते हैं, और ये बहुत बेसिक सी गलती होती है जो अपन सब करते हैं। बेटा 90 डिग्री का साइन यहाँ है, तो अब 90 डिग्री का साइन यहाँ बनाओ, तभी आपको समझ में आएगा कि आपने यहाँ गड़बड़ करी है, ठीक है ना। ये बहुत बेसिक सी बहुत गलतियाँ होती हैं जो अपन को ध्यान रखनी है। तो ये P हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये H हो जाएगा। समझ में आई बात? तो एक एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन में कुछ दे रखा है, यूज़ इट प्रॉपरली, अदरवाइज आंसर कहीं ना कहीं आपका दिक्कत करेगा ही करेगा, ठीक है। और दिस इज़ वेरी टाइम वेस्टिंग, तो प्रॉपर आराम से करो, बिल्कुल आराम से, ठीक है ना। तो एक ये बेसिक गलती आपको समझ में आ गई जो हम करते हैं, और ये नहीं करनी है, ठीक है ना। चलो अब वापस से स्टार्ट करते हैं। तो ये P, ये B, ये H, तो P² + B² = H², ठीक है ना। तो P कितना है 2y का होल स्क्वायर, B कितना है यहाँ पे, अच्छा B ये वाला है, तो ये कितना हो जाएगा x², और ये कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर। सही है, अब बिल्कुल प्रॉपर जा रहा है। तो ये 4y का स्क्वायर हो जाएगा, ये x² हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा। अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर लेते हैं। तो इक्वेशन 1 और 2, तो इक्वेशन 1 कितनी है 16x² + 4y² = 9, और इधर कितना आ जाएगा 4y² के नीचे ये x² आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब देखना इसको सॉल्व करते हैं, तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए। तो 16x² मतलब कितना आ गया 15x² आ गया, 9 - 4 कितना होता है 5, तो x² की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 1/3 आ गई, ठीक है ना। x² की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई, यहाँ पे से 1/3 आ गई, ठीक है। अब x² की वैल्यू आ गई, तो y² निकालने में कितना टाइम लगेगा, यहाँ से y² की वैल्यू निकल सकती है क्या, तो चेक करते हैं। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ, तो 4y², x² की जगह मैं 1/3 डाल देती हूँ = 4, पुट इन इक्वेशन 2, दो सेकेंड इक्वेशन में डाल रही हूँ मैं। तो ये प्लस का है, तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 4 - 1/3 दैट इज़ व्हाट 4 × 3 = 12, 11/3, और y² की वैल्यू कितनी आ गई 11/12, ठीक है। सही है, ये प्लस का है तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये 4 - 1/3 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 11/3, ये 4 मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो 11/12 आ गई, ठीक है। तो ये x² की वैल्यू आ गई, ये y² की वैल्यू आ गई, बहुत बढ़िया। अब अपन को निकालना क्या है AB, तो AB ये देखो, ये भी तो एक राइट एंगल ट्राइंगल ही है, ये भी तो एक राइट एंगल ट्राइंगल ही है ABC भी। तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ इसको, ठीक है ना। तो इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABG, ठीक है। तो AB² = क्या हो जाएगा, देखो ये हाइपोटेन्यूस है ना, तो AG² + GB² नहीं हो जाएगा, AG² + GB², तो AG का स्क्वायर किसके बराबर है, AG² है 2x² के बराबर, तो 2x का होल स्क्वायर, और ये क्या है 2y का होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 4x² + 4y² नहीं आ जाएगा, 4 कॉमन ले लूँ, तो x² + y² बचेगा, और x² और y² की वैल्यू अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो x² की वैल्यू 1/3 है, y² की वैल्यू है 11/12। सॉल्व करेंगे थोड़ा सा इसको, तो 4, और ये कितना आ जाएगा 4 + 11 दैट इज़ 15, 15/12 कितना आ जाएगा ये 15/12। तो ये 4 से ये 3 बार, 3 से ये 5 बार, तो मतलब कि मेरा AB² किसके बराबर आ गया 5 के, और हमें क्या पूछा है AB, तो 5 किसका स्क्वायर होता है √5 का, तो 5 के AB की वैल्यू कितने आ गए √5 यूनिट्स, और ये हमारा आंसर खत्म हो गया। तो AB = कितना आ गया √5 यूनिट्स। तो इसमें दो चीज़ें मेन थी, एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि रेशियो 2:1 में है, ठीक है, और दूसरी बात की 90 डिग्री का है, ठीक है, अदरवाइज इक्वेशंस गलत सॉल्व होंगी, आंसर गलत आएगा, ठीक है। तो बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम ही थी, ठीक है।
तो आई होप आज की क्लास आपको क्लियर हुई होगी और आज के क्वेश्चन भी क्लियर हुए होंगे। सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।